अब आपके सामने चैप्टर नंबर 5 है। ये है जब जनता बगावत करती है और 1857 और उसके बाद। ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप स्किप बिल्कुल मत करिएगा। एक-एक पॉइंट का आपको एमसीक्यू फॉर्मेट मिल रहा है इसमें। आप लोग को ध्यान से देखना है। ध्यान दें पहले क्वेश्चन से आप आएँगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पढ़िए, 18वीं शताब्दी के मध्य से किसकी सत्ता छिनने लगी थी? तो 18वीं शताब्दी के बाद से जो हमारे राजा थे और नवाब होते थे, उनकी जो सत्ता थी, वो छिनने लगी थी। अगला पॉइंट की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 2 कि स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता किस कारण घटती जा रही थी? इसलिए क्योंकि उनकी जो दरबार होते थे, उनके दरबार में रेज़िडेंट तैनात कर दिए गए थे और रेज़िडेंट का काम था उनके इंटरनल अफ़ेयर्स में छेड़छाड़ करना, मतलब उनकी बातों को जानना, उनकी पूरी प्राइवेसी जानना। इनके बिना रेज़िडेंट के बिना वो राज दरबार में कोई काम नहीं कर सकते थे। परमिशन, समझौता आप बोल सकते हैं या उनसे एडवाइस लेना उनको बनता था। तो कह सकते थे कि उनकी स्वतंत्रता धीरे-धीरे स्थानीय शासकों की घटती जा रही थी इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो झांसी की रानी है लक्ष्मीबाई, वो क्या चाहती थी? वो चाहती थी कि कंपनी उनकी पति के मृत्यु के बाद से उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया हुआ था और उस पुत्र को गोद लिए हुए बेटे को वो राजा मान ले, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो बी है, वो इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 4, नाना साहेब ने कंपनी से क्या आग्रह किया था? उन्होंने आग्रह किया था कि उनके पिता की जो पेंशन मिलती थी, वह उन्हें भी मिले। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है, अवध पर अंग्रेजों ने जो कब्जा है वो कब किया था? तो देखो, अवध पे कब्जा अंग्रेजों का 1801 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अब इसमें 2 चीज़ है। एक हड़प नीति के तहत 1856 में और सहायक संधि प्रणाली 1801 में। क्वेश्चन का क्लीयरेंस नहीं दिया गया है, तो हम इसमें क्या मान सकते हैं, आप सही बताएँ? सोचने वाली बात है थोड़ी-सी ये, इसका आंसर जो माना जाएगा, वो यहाँ पे तो डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स की ही बात की जा रही है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को ही मान के चलेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने कि अवध पर जो 1801 में थोपी गई थी, अब वो ये दूसरी बात कर रहा है। तो 1801 में क्या थोपी गई थी? तो 1801 में इसमें सहायक संधि थोपी गई थी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, कि कह रहा कि अवध को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में लेने का जो कारण बताया था, वो क्या बताया था? वो बताया था कि यहाँ का जो शासन प्रशासन है, वो अच्छे से नहीं चलाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाया था? उन्होंने क्या किया, जो सिक्के होते थे, सिक्के पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया था। यानी धीरे-धीरे चीज़ें तो शुरुआत कर ही दिए थे। अगला पॉइंट है, 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने बहादुर शाह जफर के बारे में क्या घोषणा किया? तो गवर्नर जनरल डलहौजी ने कहा था 1849 49 में कि उनकी मृत्यु के बाद से उनके जो परिवार हैं, उनके परिवार को लाल किले, जो परिवार उनके लाल किला में रहता था, उनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने क्या फैसला किया था? इन्होंने फैसला किया, अब जो ये बहादुर शाह जफर हैं, वे बहादुर शाह जफर इस मुगल बादशाह के सबसे आखिरी मुगल बादशाह होंगे। इसके बाद से कोई भी मुगल बादशाह के नाम से नहीं जाना जाएगा, राजकुमार के नाम से जाना जाएगा। इस बात का उन्होंने बात किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 11 नंबर की तरफ आते हैं हम। कह रहा है कि सिपाही किन कारणों से परेशान थे? तो सिपाही जो थे उस समय, क्या उसको मांस खाने को कहा गया था? बिल्कुल गलत बात है ये। मंदिरों में प्रवेश निषिद्ध था, ये भी गलत बात है। गोमांस खाने की बात ये भी ना, उनको एक समुद्र पार करके और उनको म्यांमार युद्ध के लिए जाना जाना था और उन्होंने कहा कि उन्होंने समुद्र पार नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ से उनको धर्म में इसको भ्रष्ट माना गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 12 नंबर है, 1824 में सिपाहियों को कहाँ भेजने का आदेश दिया गया था?
इनको बर्मा भेजने का आदेश था, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सॉरी चीन होना चाहिए 12 नंबर। नहीं सही है, बर्मा ही है, म्यांमार ना। सिपाहियों ने बर्मा जाने के आदेश को क्यों ठुकराया था? इसलिए क्योंकि उनको समुद्र जाने के रास्ते से जाना था, इसलिए उन्होंने इसकी मनाही किया था। 14 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1856 में कंपनी ने यह कानून क्यों बनाया? इसलिए क्योंकि वहां पर जो सिपाही होते थे, वो उनका कहना था कि हम समुद्र पार करके नहीं जाएंगे, यानी समुद्र पार जाने का आने का उनका विरोध था। 1856 में कानून में क्या कहा गया था? 56 के कानून में कहा गया था कि सिपाहियों को विदेशी सेवा का मौका मिलेगा, बिल्कुल गलत बात है। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, क्या-क्या ऑप्शन आपके सामने। 20 दूसरा ऑप्शन इसमें है बी, जो कंपनी के शासन में नौकरी करेगा, उसे जरूरत पड़ने पर समुद्र पार जाना पड़ेगा। बिल्कुल यही सत्य जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए क्या किया था? उन्होंने कर लगाया था या आंदोलन चलाया था, क्या किया था? तो सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ाने के लिए उन्होंने कानून बनाए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सही जवाब है। 18 नंबर, अंग्रेजों ने किस शिक्षा को प्रोत्साहित किया था? जाहिर-सी बात है उन्होंने अंग्रेजी को प्रोत्साहन दिया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 1830 के बाद से कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को क्या अनुमति दी थी? उन्होंने कहा कि आप खुलकर काम करें और संपत्ति को जुटाएं। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब है। 1850 के कानून का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या था? यही ईसाई धर्मावलंबियों को उन्होंने छूट दिया था, जिससे उन्होंने कहा था कि सभी को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करो, मतलब ईसाई धर्म अपनाने को आसान बना दिया था उन्होंने। ऑप्शन नंबर बी, बहुत प्रकार की लालचें दी गई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। 1850 के कानून के अनुसार ईसाई धर्म अपनाने वाले व्यक्ति को क्या अधिकार रहता था? ये कहा गया था यदि आप ईसाई धर्म को अपना लेते हैं, आपके जो पुरखे मतलब आपकी जो पुरानी ज़मीनें हैं, वो आपकी संपत्ति का अधिकार माना जाएगा उस पे, मतलब वो ज़मीन आपको वापस कर दी जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। बहुत से भारतीयों को अंग्रेज़ों के बारे में क्या लगने लगा था कि वे उनकी अ, धर्म और परंपराओं को क्या कर रहे हैं, तो नष्ट कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विष्णु भट्ट गोडसे किस राज्य के गाँव में रहते थे? तो ये रहते थे आपके महाराष्ट्र के, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर पॉइंट। अब कह रहा है कि जो विष्णु भट्ट हैं उनके चाचा कहाँ आयोजित किस आयोजित यज्ञ में भाग लेने जा रहे थे, ठीक है? तो ये जा रहे थे मथुरा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला पॉइंट है 25 नंबर क्वेश्चन है कि सिपाहियों ने विष्णु भट्ट को क्या सलाह दिया था? उन्होंने सलाह दिया था कि आप तुरंत वापस लौट जाइए, यज्ञ में शामिल मत होइए। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि सिपाहियों के अनुसार अंग्रेज सरकार का उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य क्या हो सकता है भैया? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। ऑप्शन आपके सामने है कि व्यापार को बढ़ाना या भारतीय धर्मों को नष्ट करना। तो यही बात सही है, भारतीय धर्मों को नष्ट करना इनका उद्देश्य था। अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई जो 84 नियमों की सूची है, वो कहाँ घोषित की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई जो 84 नियम की सूची है, वो आपकी घोषित देखती मिलती है कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर बी। माझा प्रवास की जो पुस्तक है, माझा प्रवास पुस्तक, ये पुस्तक के लेखक कौन है? यही गोडसे जी हैं, विष्णु भट्ट गोडसे। ऑप्शन नंबर बी। सूबेदार सीताराम पांडे करा की किस सेना में भर्ती हुए थे सीताराम पांडे? तो ये हुए थे आपके बंगाल नेटिव आर्मी में। ऑप्शन नंबर सी, बंगाल नेटिव आर्मी में। सीताराम पांडे ने कितने वर्षों तक सरकारी नौकरी की थी? तो सीताराम पांडे ने 48 वर्षों तक सरकारी नौकरी की थी। अगला पॉइंट है, सीताराम पांडे की जो आत्मकथा है उसका अंग्रेजी का नाम क्या था? उनका नाम था फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, सीताराम पांडे ने अपने संस्मरण किस भाषा में लिखा था? तो उन्होंने अपना जो संस्मरण है वो अवधी भाषा में लिखा था। ऑप्शन नंबर सी।
सिपाहियों में जो गहरा अविश्वास है वो किस कारण से उत्पन्न हुआ था? तो जो ये हुआ था, ये था अवध पर कब्जा की वजह से, ऑप्शन नंबर बी। किस किस खबर ने सिपाहियों में उत्तेजना वो उस किस खबर से सिपाहियों में उत्तेजना फैली थी? तो सबको पता है, जो राइफल के कारतूस थे उस पर गाय और सूअर की चर्बी होने की वजह से, ऑप्शन नंबर सी। 35 नंबर है कि राइफल कारतूसों की खबर के फैलने से क्या हुआ था? इन्होंने जो आपके सिपाही थे, वो इस्तीफ़ा दे दिए थे, ठीक है ना? या हर रेजिमेंट में उत्तेजना फैल गई थी, क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर यही हो कि जो रेजिमेंट वहाँ पे थे, सैनिक, वो हर रेजिमेंट में इसको लेकर के बहुत उत्तेजना, उनके आक्रोश था उनको लेकर के। अगला पॉइंट है सिपाहियों में यह भ्रम किसने फैलाया कि अंग्रेज सबको ईसाई बनाना चाहते हैं? तो अंग्रेज अधिकारी क्यों फैलाएँगे भैया? स्वार्थी लोगों ने या सुधारकों ने या नवाबों में इनकी तो कोई भूमिका ही नहीं रही, तो स्वार्थी लोगों ने। सीताराम पांडे के अनुसार अंग्रेजों ने पहले कब भी सिपाहियों को धर्मचोट नहीं पहुंचाई थी। सीताराम पांडे के अनुसार अंग्रेजों ने पहले कब भी अंग्रेजों के धर्म को चोट नहीं पहुंचाई थी। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ये ऑप्शन आपके सामने है। 20 साल की नौकरी में उन्होंने 20 साल की नौकरी की, उतने साल के अंदर में इस प्रकार के चोट अंग्रेजों ने कभी भी नहीं पहुंचाया था। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब है। सीताराम पांडे के संस्मरणों का अंग्रेजी का अनुवाद किसने किया था? तो इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है वो नारगेट ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। 1857 का जो सैनिक विद्रोह है वो सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था? सबको पता है मेरठ से शुरू हुआ था। 1857 का जो विद्रोह है वो शासन के 100 वर्ष पूरे होने के बाद हुआ था। तो किसके शासन के 100 वर्ष पूरे होने के बाद हुआ था? तो वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनकी 100 साल कंप्लीट हो गए थे, उसके बाद से ये विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है? अब आते हैं 41 की तरफ। 1857 का जो विद्रोह है वो किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो मई मई 1857 में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। 1857 के विद्रोह को किस रूप में देखा जाता है? तो एक प्रकार का धार्मिक आंदोलन बिल्कुल नहीं था, किसान आंदोलन बिल्कुल नहीं था, औद्योगिक आंदोलन बिल्कुल नहीं था। इसका सही ऑप्शन है ये सशस्त्र जन विद्रोह था, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है पॉइंट मेरा? अब आते हैं हम 43 की तरफ, अगला क्वेश्चन की तरफ। कह रहा कि 1857 जो विद्रोह है उसके अस्तित्व को किसके अस्तित्व को खतरे में डाल दिया था? तो ये अस्तित्व किसके थी? ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व था, मतलब उनका ही बोलबाला था उस समय का। ये था ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर है कि विद्रोह के फैलने का जो मुख्य कारण है वो क्या बताया गया था? तो विद्रोह के फैलने का मुख्य कारण लोगों का यह मानना है कि उनका शत्रु एक ही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला पॉइंट है 1857 के विद्रोह में कौन आगे बढ़ा था? तो इसमें सबसे पहले सैनिक आगे बढ़े थे, ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये डेट है 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, ठीक है। मंगल पांडे किस स्थान पर तैनात थे? तब मंगल पांडे बैरकपुर छावनी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ से अभ्यास करने से क्यों इनकार कर दिया था? क्योंकि वो कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा हुआ था। अगला पॉइंट है मेरठ मेरठ में कितने सिपाहियों को नौकरी से निकाला गया था? तो ये निकाला गया था आपके लगभग 85 थे, 85। मेरठ के सिपाहियों को कितने वर्ष की सजा दी गई थी? तो मेरठ के सिपाहियों को 10-10 साल या 7-7 साल, कौन सा सही जवाब होगा? आपने बुक भी पढ़ा है। 10 साल की सजा हुई थी। मेरठ में सिपाहियों ने जेल पर हमला कब किया था? जेल पर हमला उन्होंने 10 मई 1857 को किया था और जेल पर हमला करके जो उनके साथी थे उसमें
उनको छुड़ा लिए थे। मेरठ में सिपाहियों ने अंग्रेज अफसरों के साथ क्या किया था? उन्होंने अंग्रेज अफसरों को मार गिराया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। मेरठ के सिपाहियों ने अंग्रेजों की इमारतों के साथ क्या किया? उन्होंने अंग्रेजों को कब्जा ही नहीं किया, उनको तोड़ दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? 53 का डी होना चाहिए। या इसको बोल सकते हैं, मेरे ख्याल से ऑप्शन तो सारे हैं, कब्जा लगा दिया, आग लगा दिया, बेचना तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। तोड़ा ये भी हो सकता है। इसका जो सही आंसर है ना वो लगाइए, आग लगा दिया था उन्होंने, काफी रूप से क्षति पहुंचाई थी। सिपाहियों ने युद्ध का ऐलान किसके खिलाफ किया था? तो सिपाहियों ने युद्ध का ऐलान अंग्रेजों के खिलाफ किया था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब है सी। अंग्रेजों के जाने के बाद से शासन किसे सौंपने का निर्णय लिया गया था? तो शासन जो सौंपने का निर्णय लिया गया था वो बहादुर शाह जफर को। अंग्रेजों के जाने के बाद से जो शासन है वो किसके, मतलब ये बात अभी तो अंग्रेज थे ही, तभी बात की जाती क्योंकि इनको नेता माना गया था, यही नेता थे, ये लीडरशिप कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला पॉइंट है 56 नंबर। अंग्रेजों के सिपाही 10 मई की रात को कहाँ पहुंचे थे? तो मेरठ के जो सिपाही थे वो 10 मई को सुबह कहाँ पहुंचे थे? तो वे दिल्ली पहुंचे थे। ऑप्शन नंबर बी, 56 का बी। 57 नंबर देखेंगे, 57 नंबर। दिल्ली पहुंचने के बाद से जो जो आपके देसी सिपाही थे, देसी सिपाहियों ने क्या किया? तो देसी सिपाहियों ने अंग्रेज अफसरों को मार गिराया था। दिल्ली में सिपाहियों ने क्या कब्जे में ले लिया था? जो भी वहां के खजाने थे, हथियार थे, गोला बारूद थे, उन सबको लूट लिया था, कब्जे में ले लिया था। दिल्ली के सिपाही बादशाह से क्यों मिलना चाहते थे? क्योंकि बहादुर शाह जफर को वो अपना नेता मानने लगे थे, नेता बनाना चाहते थे। 59 के बाद 60 नंबर आपके सामने है। बहादुर शाह जफर ने सिपाहियों की मांगे क्यों मानी थी? क्योंकि उनको क्या था? सलाखा खाने पे नहीं, उनका दबाव था, सिपाहियों के दबाव में या डर के कारण। ये बात दोनों स्पष्ट हो जाती है, ये बातें दोनों ही सही हो सकती हैं। ठीक है ना, ये बातें आपकी दोनों ही सही हो सकती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा स्पष्ट मानेंगे सिपाहियों ने दबाव डाला। कहा कि बहादुर शाह जफर ने किस बात का आह्वान किया? उन्होंने कहा भारतीय राज्यों का संघ बनाकर अंग्रेजों से लड़ने का आह्वान किया था। बहादुर शाह जफर के आह्वान का क्या परिणाम हुआ? कि भारतीयों में एकता और उत्साह को बढ़ोतरी मिला। ऑप्शन नंबर बी। 62 के बाद 63 है। मुगल बादशाह के शासन पर, मुगल बादशाह के नाम पर शासन कौन चलाते थे? तो ये जो आपके जो छोटे-छोटे किसान होते थे, शासक होते थे, रजवाड़े होते थे, वो शासन चलाते थे। ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर है। बहुत से छोटे शासक मुगल बादशाह का समर्थन क्यों करने लगे थे? क्योंकि उनको अंग्रेजों से भयभीत होते थे, डर लगता था उनको। ऑप्शन नंबर बी। मुगल शासन से लाभ मिलने के कारण तो लाभ तो वैसे भी मिल रहा था, लेकिन समर्थन इसलिए करने लगे थे, उनको लगता था कि हम समर्थन नहीं करेंगे तो अंग्रेज मुझे मार डालेंगे। अगला पॉइंट है 65 नंबर। अंग्रेजों को किस बात की उम्मीद नहीं थी? कि बहादुर शाह जफर के समर्थन की। उन्होंने इस बात का बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि बहादुर शाह जफर जाकर के उनका समर्थन करेंगे। ठीक है ना? नहीं, नहीं, इसका सही जवाब है कारतूस विवाद शांत होने का। ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि ये इतने बड़े लेवल पे हो रहा था, कि उनको विश्वास ही नहीं जगा कि ये भी अब क्या होगा, शांत होगा। जब बहादुर शाह जफर ने बगावत का समर्थन किया, तो क्या हुआ था? जब बगावत किया, तो जो स्थिति थी, जो कंडीशन थी, वो रातों रात बदल गई थी। ऑप्शन नंबर बी। बहादुर शाह के समर्थन से लोगों में क्या बढ़ा था? लोगों में हिम्मत आई थी, उम्मीद जगा था, आत्मविश्वास हुआ था। दिल्ली से अंग्रेजियों के पैर उखड़ने के बाद विद्रोह कितने समय तक नहीं हुआ? तो ये जो विद्रोह है वो कितने समय तक नहीं हुआ है? ये लगभग आपको देखने को मिलेगा 1 हफ्ते तक। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही जवाब है। कह रहा है कि दिल्ली, कानपुर, लखनऊ किस कारण से महत्वपूर्ण केंद्र बन गए? क्योंकि ये विद्रोह के मुख्य केंद्र होने के कारण। ऑप्शन में बी इसका सही जवाब है। अगला पॉइंट है
नाना साहेब कौन थे? तो नाना साहेब पेशवा बाजीराव के ये दत्तक पुत्र थे। नाना साहेब किसके अधीन गवर्नर होने की घोषणा की थी? तो आपको पता है ये बहादुर शाह जफर के इनके अधीन गवर्नर होना चाहते थे। आपके ऑप्शन भी दिख जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। जो ब्रिजेश कादिर है या कादिर बोलते हैं इसको, कादिर है ये, इनको किसका नवाब घोषित किया गया था? तो ये लखनऊ के नवाब घोषित किए गए थे। बेगम हजरत महल का योगदान क्या रहा? तो बेगम हजरत महल का योगदान लखनऊ से रहा था। कह रहा कि झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो झांसी में नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। तात्या टोपे किसके सेनापति थे? तो तात्या टोपे नाना साहेब के सेनापति थे। अवंतीबाई लोधी ने कितनी सैनिकों की फौज तैयार की थी? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इन्होंने 2000 सैनिकों की फौज तैयार किया था। मध्य प्रदेश मंडला क्षेत्र के राजगढ़ के रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों से क्यों युद्ध किया था? क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए। 78 कह रहा है लेफ्टिनेंट कर्नल टाइलर ने क्या लिखा था कि अंग्रेजों की भय और थकान का उन्होंने उल्लेख किया है। ठीक है ना। अगला पॉइंट है 79 नंबर कि मौलवी अहमदुल्ला शाह कहाँ के थे? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद के थे। ऑप्शन नंबर। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने क्या भविष्यवाणी की थी? कि मुगल साम्राज्य के पुनः स्थापित होने की उन्होंने भविष्यवाणी की थी। ऑप्शन नंबर ए। नहीं नहीं, उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों के शासन जो होंगे वो काफी शीघ्र ही खत्म हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली में इकट्ठा हुए जो गांजी थे वो किसे कहा गया था? गांजी, गांजी का मतलब होता है धर्म योद्धा। ठीक है ना। तो जो दिल्ली में इकट्ठा हुए जो गांजी थे वो कौन थे? तो ये एक प्रकार के धर्म योद्धा थे। ऑप्शन नंबर बी। वक्त खान कहाँ से दिल्ली की ओर कूच किए थे? तो बख्त खान कहाँ से दिल्ली की ओर कूच किए थे? आप सही बताएं। इसका जो सही जवाब है ये ऑप्शन में देखते हैं हम। बरेली से उन्होंने कूच किया था। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि बख्त खान ने किस रूप में अपनी भूमिका निभाई थी? तो बख्त खान ने विद्रोह के मुख्य व्यक्ति के रूप में भूमिका निभाई थी। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। 84 नंबर है बिहार के कुंवर सिंह कौन थे? तो बिहार के कुंवर सिंह एक पुराने जमींदार थे। 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने क्या भेजा था? हथियार और गोले भेजे थे। ऑप्शन नंबर बी जो है उसका सही जवाब है। 86 से हथियार और गोले कितनी लंबी कतार में हाथियों के द्वारा खींचे जा रहे थे? बाप रे बाप, कितने हथियार थे भैया। तो ये थे आपके 7 मील तक। ऑप्शन नंबर सी। सितंबर 1857 में दिल्ली पर किसका कब्जा दोबारा हुआ था? तो दिल्ली पर दोबारा कब्जा अंग्रेजों का हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। 88 नंबर की तरफ आते हैं। बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा गया था? तो बहादुर शाह जफर को रंगून भेजा गया था। रंगून बर्मा में पड़ता है। बहादुर शाह जफर का जो निधन है वो कब होता है? तो बहादुर शाह जफर का जो निधन है वो नवंबर 1862 को होता है। बहादुर शाह जफर की जो पत्नी है उनका नाम क्या था? उनका नाम था जीनत महल। ऑप्शन नंबर बी, बेगम जीनत महल। दिल्ली पर अंग्रेजों का जो कब्जा है होने के बाद विद्रोह कितने सालों तक चलता रहा था? ये चलता रहा था आपका कितने सालों तक? 1 साल तक लगभग चला। ऑप्शन नंबर ए। करा कि मार्च 1858 में कौन सा स्थान अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था? मार्च 1858 की बात कर रहा है। ये था लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी। 93 नंबर है। जून 1858 में किस रानी की शहादत हुई थी? कौन सी रानी मरी थी? तो ये थी महारानी रानी लक्ष्मीबाई। ऑप्शन नंबर सी हमारे ख्याल से होगा इसका सही आंसर। एक मिनट, रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर सी। रानी अवंतीबाई लोधी किस स्थान की रानी थी? तो ये रायगढ़ की राजगढ़ की रानी थी। ऑप्शन नंबर बी।
तात्या टोपे ने किस प्रकार का युद्ध चलाया था? उन्होंने छापामार युद्ध चलाया था, ऑप्शन नंबर बी। तात्या टोपे को किसने सहायता दी थी? तो किसान और आदिवासियों ने सहायता दी थी। बहादुर शाह जफर के जो बेटे थे, बेटों को किस प्रकार माफ दिया गया था? बहादुर शाह जहाँ बेटे में उनके जो बेटे थे, उनको गोली मार दी गई थी उन्हीं के आंखों के सामने। उन्हीं की आंखों के सामने उनको गोली मार दी गई थी। अगला पॉइंट है 1859 तक। 1859 तक के अंत तक अंग्रेजों ने क्या कर लिया था? उन्होंने देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था। कह रहा है 1858 में ब्रिटिश संसद ने क्या किया? 1858 देखिए संसद ने क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंप्लीट रूप से उन्होंने समाप्त करने का फैसला किया। अब है 100 नंबर। 100 नंबर की बात करते हैं, वो देखते हैं क्या है। मैं आपको बता दूं इस चैप्टर से आपको लगभग 130 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो भी भाई बहन पहली बार चैनल पे है प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों के बीच में एक शेयर जरूर कर दे, प्लीज शेयर जरूर कर दे। आपको 6 से लेकर के 12 तक के हैंड रिटेन नोट्स, ठीक है ना, हैंड रिटेन नोट्स आपके शॉर्ट फॉर्म में और एमसीक्यू फॉर्मेट 9000 प्लस होंगे, आप ले सकते हैं। आपको नंबर पे कॉल करना होगा, मैसेज करना होगा 7905858205 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको वहां से प्रोवाइड करा दी जाएगी। भारत मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत मंत्री के रूप में जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे, उनको एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया था, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी। ठीक है। अब आते हैं हम 102 की तरफ। भारत मंत्री को सलाह देने के लिए किस परिषद का गठन किया गया था? इसका जो सही जवाब है वो क्या होना चाहिए? 102 ये है आपका इंडिया काउंसिल, ऑप्शन नंबर बी। 103 की तरफ चलते हैं। गवर्नर जनरल को कौन सा एक नया पद दिया गया था? तो गवर्नर जनरल को वायसराय का पद दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय शासकों को क्या भरोसा दिलाया गया? उनको को भरोसा दिलाया गया था कि अब उनके भूक्षेत्र पर अब कोई भी कब्जा नहीं किया जाएगा। मतलब जो डॉक्ट्राइन या प्लेब्स के जो सिद्धांत थे वो चल रहे थे, उनको बंद कर दिया जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय शासकों को किस बात के लिए प्रेरित किया गया था? कि ब्रिटेन की रानी का अधिपति स्वीकार करने के लिए या ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थन करने के लिए? तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। आपका जो सही जवाब है वो यही है कि ब्रिटेन की रानी को अधिपति स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया गया। सेना में किस वर्ग की संख्या घटाई गई? सेना में जो आपके भारतीय सिपाहों की संख्या ज्यादा होती थी, यूरोपीय कम होते थे, उसमें क्या हुआ, संख्या इनकी घटा दी गई, किनकी? भारतीय सेनाओं की, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, किस वर्ग की संख्या घटाई गई? मेरे ख्याल से भारतीय सेना ज्यादा थे, यहाँ पे यूरोपीय सेना दे रहा है। चलिए अगला पॉइंट है, सेना में किन लोगों की भर्ती बढ़ाई गई थी? देखिए, सेना में आपकी गोरखा, सिख और पठानों की भर्ती बढ़ाई गई थी। देखिए इस क्वेश्चन की हम बात करें, इसमें यदि आप रेशियो की बात करेंगे, रेशियो की, तो भारत की रेशियो पहले ज्यादा था, अब उनकी रेशियो कम कर दिया गया। ठीक है ना। अब आपको यूरोपीय से मतलब घटाई जाने की बात करें, भारतीय सिपाही ही होंगे इसमें, यूरोपीय सिपाही नहीं होंगे। क्लियर है। अब अगला पॉइंट है, भारत में किन लोगों की भर्ती बढ़ाई गई थी? तो आप देख लिया, गोरखा, सिख और पठान। मुसलमानों के साथ अंग्रेजों का व्यवहार कैसा हो गया था? इनका जो व्यवहार है वो संदेह और शत्रुता भरा हुआ था, ऑप्शन नंबर बी, सी। अंग्रेजों ने किसके धर्म और रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्णय किया? उन्होंने भारत के सभी लोगों के सम्मान और उनके धर्म, उनके रीति रिवाज को निर्णय लिया कि हम करेंगे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा के लिए क्या किया गया? इनकी रक्षा के लिए क्या किया गया है? 110 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। उन्हें सेना में शामिल किया गया, ऑप्शन नंबर बी। 111, 1857 के बाद भारतीय इतिहास में क्या शुरू हुआ था? तो भारतीय इतिहास में 1857 के बाद से किस बात का जिक्र हुआ? इसमें एक नया चरण आया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। खुर्दा संग्राम किस वर्ष में हुआ था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज्यादा है। ये हुआ था 1817 में।
खुर्दा कहाँ स्थित था? तो खुर्दा आपका जो है वो उड़ीसा के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित था। ऑप्शन नंबर बी। उड़ीसा के दक्षिण पूर्वी भाग में खुर्दा स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। खुर्दा के जो शासक हैं राजा वीर किशोर देव ने किसे परगने सौंपे थे? उनको अंग्रेजों को अपने परगने क्या होते थे? सौंपने थे जिसकी वजह से लड़ाई भी हुई। 115 नंबर है। राजा मुकुंद देव द्वितीय ने अंग्रेजों से क्या मांग की थी? उन्होंने मांग की थी कि उनकी जो खोए हुए क्षेत्र हैं उनको वापस कर दें। ऑप्शन नंबर ए। 116 नंबर है। अंग्रेजों ने राजा मुकुंद देव द्वितीय के साथ क्या किया था? ये क्या किया? 116 नंबर, उन्होंने वो उनके राज्य को अपने में मिला लिया था। ऑप्शन नंबर बी। खुर्दा को अपने अधीन करने के बाद से अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने उसको कर लगाने की नीति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर बी। 118 नंबर है। पाइक किस वर्ग से संबंधित थे? तो पाइक किस वर्ग से संबंधित थे? तो पाइक एक प्रकार से सैनिक वर्ग से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला पॉइंट है अंग्रेजों की जो नई नीति है उस नई नीति का सबसे अधिक असर किस पर पड़ा था? इस पर पड़ा था ये अधिक नीति, तो ये पड़ा था पाइकों पर। पाइक वर्ग। मेरे पाइक किसान वर्ग था। एक एक मिनट, एक मैं कंफर्म कर लूं। सही है, किसान वर्ग था। अगला पॉइंट है 120 नंबर। कह रहा कि बक्सी जगबंधु कौन थे? बक्सी जो जगबंधु थे वो खुर्दा के एक सेना नायक थे। ऑप्शन नंबर बी। कह रहा कि बक्सी जगबंधु ने संघर्ष से पहले कितने वर्षों तक स्वैच्छिक दान से गुजारा किया था? उन्होंने लगभग 2 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर बी। 122 नंबर है। पाइकों ने सबसे पहले कहाँ हमला किया था? तो पाइकों ने सबसे पहले जो हमला किया वो था बानपुर में। ऑप्शन नंबर सी। पाइकों ने कर मत दो अभियान कब शुरू किए थे? उन्होंने शुरू किए थे 1817 में। ऑप्शन नंबर बी। बक्सी जगबंधु ने किनके समर्थन पर पूरी पर कब्जा किया था? तो एक प्रकार के कंध जनजाति थी इनके समर्थन से। 125 की बात करें, पुरी पर कब्जा करने के बाद से मुकुंद देव द्वितीय को क्या घोषित किया गया था? मुकुंद देव द्वितीय को वहां का राजा घोषित किया गया था। 126 नंबर है। अंग्रेजों ने स्थिति संभालने के लिए क्या लागू किया था? उन्होंने मार्शल लॉ लागू किया था। ऑप्शन नंबर बी। 127 नंबर है। बक्सी जगबंधु ने संघर्ष कब तक जारी रखा था? उन्होंने कब से कब तक? 1817 से शुरू हुआ था यह मामला और ये जो उन्होंने जारी रखा था ये था 1820 तक। ठीक है ना? एक मिनट, 1820 नहीं होगा, और भी लंबा था इनका। 1825। ऑप्शन नंबर सी। खुर्दा संग्राम के बाद से अंग्रेजों ने कौन सी नीति बनाई? तो खुर्दा संग्राम के बाद से अंग्रेजों ने कौन सी नीति अपनाई? दयालु और सुधारात्मक। ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजों ने किस वस्तु की कीमत घटाई थी? तो अंग्रेजों ने नमक की कीमत घटाई थी। ऑप्शन नंबर बी। खुर्दा संग्राम को किस रूप में जाना जाता है? यह ओडिशा का लोकप्रिय सशस्त्र संघर्ष विद्रोह था। इसके साथ ही चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने फिर से बताया। यदि आपको 6 से लेकर के 12 तक कंप्लीट एमसीक्यू पीडीएफ चाहिए, एमसीक्यू, तो आपको मिल जाएगा। उसमें 9000 प्लस क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में, जिसका एक फॉर्मेट आपका ये चल रहा है कक्षा 8 का। इसी प्रकार से बेहतरीन क्वेश्चन आपको 11-12 मिलेंगे। जिसको डेमो पेज चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सअप करें 7905858205। इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 6, देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विलियम जोन्स भारत कब आए थे? तो विलियम जोन्स भारत 1783 में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए। विलियम जोन्स को किस पद पर भारत में आए थे? तो विलियम जोन्स भारत में एक जूनियर जज के पद पर आए थे। अगला पॉइंट है विलियम जोन्स को किसने नियुक्त किया था? तो इसमें किसने नियुक्त किया था? तो वहां की जो ब्रिटिश संसद है वो या ईस्ट इंडिया कंपनी ने
तो ये किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियुक्त किया था, ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ का सी देखेंगे, विलियम जोन्स किस शहर में तैनात हुए थे? तो विलियम जोन्स कैलकाटा में, ऑप्शन नंबर सी। विलियम जोन्स किस विषय के विशेषज्ञ थे? तो विलियम जोन्स किसके, तो ये थे कानून के, ऑप्शन नंबर बी, तभी तो जज बने थे। विलियम जोन्स ने कहाँ अध्ययन किया था? तो ये जो अध्ययन किए थे, ऑप्शन देखते हैं हम, ये अध्ययन किए थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, ऑप्शन नंबर ए। विलियम जोन्स को कौन सी भाषाएं आती थी? तो विलियम जोन्स को जो भाषाएं आती थी, ये अंग्रेजी और ग्रीक भी पढ़ लेते थे, फ्रेंच लैटिन भी आती थी, अरबी फारसी भी आती थी, तो ऑप्शन नंबर डी। भारत आने के बाद से विलियम जोन्स ने किस भाषा का अध्ययन शुरू किया था? तो इन्होंने कौन सी भाषा पढ़ना शुरू किया था? ये था संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी। विलियम जोन्स ने संस्कृत किससे सीखी थी? इन्होंने मिशनरी तो सिखाएंगे नहीं, अंग्रेजी शिक्षक नहीं सिखाएंगे, जो ब्राह्मण विद्वान थे उन्हों से सीखा था। संस्कृत सीखने के बाद से जो विलियम जोन्स ने किन विषयों की पुस्तकों का अध्ययन किया था? तो सही जवाब है ये सभी के सभी, नैतिक, अंकगणित, राज्य कानून विज्ञान, धर्म और दर्शन, सभी के। विलियम जोन्स के समय भारत में सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थापित हुआ था? विलियम जोन्स के समय में जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में तो नहीं था, ये था कैलकाटा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 12 नंबर देखते हैं, विलियम जोन्स की जो रुचि है किस क्षेत्र में थी? तो विलियम जोन्स की रुचि भारतीय सभ्यता और साहित्य में था। अगला पॉइंट हम देखते हैं, विलियम जोन्स की जो रुचि है वो किस क्षेत्र में थी? मेरे ख्याल से तो 12 का बी ही ए होना चाहिए, भारतीय सभ्यता और साहित्य में। अगला पॉइंट, विलियम जोन्स किस आंदोलन विलियम आंदोलन किस आंदोलन को या विचारधारा के प्रमुख माने जाते थे? तो ये प्राच्यवाद थे, उन्हें ओरिएंटलिज्म के ये प्रमुख माने जाते हैं। प्राच्यवाद का अर्थ क्या है? तो प्राच्यवाद का अर्थ है प्राचीन भारतीय सभ्यता और ज्ञान का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी। 14 के बाद 15 आपके सामने है। 15 कह रहा है, विलियम जोन्स ने भारतीय ग्रंथों के अध्ययन से क्या निष्कर्ष निकाला है? उन्होंने भारतीय सभ्यता का प्राचीन और समृद्ध ये निकाला था, ऑप्शन नंबर बी। 15 के बाद 16 की बात करेंगे हम। हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथनियल हालहेड किसके साथ मिलकर काम कर रहे थे? तो ये विलियम जोन्स के साथ मिलकर काम कर रहे थे। 17 नंबर की तरफ आते हैं, कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? तो ये किए थे जोन्स और उनके सहयोगियों ने, ऑप्शन नंबर सी। एशियाटिक रिसर्च नामक पत्रिका का जो प्रकाशन है वो संस्था के द्वारा किया गया था, किस संस्था के द्वारा? यह है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है वो कैसा था? इनका जो दृष्टिकोण रहा है वो आदरपूर्ण रहा है, जोन्स का स्पेशली। वैसे तो आगे आएंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा, दृष्टिकोण इनका नहीं, और एक लोग थे जिनका दृष्टिकोण भारत के परिप्रेक्ष्य में काफी बुरा था, काफी अच्छा नहीं था। 20 नंबर की तरफ देखते हैं। अगला पॉइंट है, एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है वो कहाँ की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना आपको कैलकाटा में देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है, एशियाटिक सोसाइटी का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति और ज्ञान का अध्ययन करना था, ऑप्शन नंबर बी। जोन्स और कोलब्रुक किस सभ्यता के प्रति गहरा सम्मान रखते थे? तो ये जो सम्मान रखते थे, इसका जो सही जवाब है ये है भारतीय पश्चिमी, दोनों का समावेश चाहते थे। वे चाहते थे कि भारत के साथ जो पश्चिमी सभ्यता है वो भी जोड़ करके इनका विकास करें। जोन्स और उनके साथियों का मानना था कि भारतीयों को अपनी प्राचीन विरासत को दोबारा अपनाना चाहिए या अंग्रेजी शिक्षा अपनानी चाहिए। उनका क्या मत था? उनका ये मत था कि आप अपनी प्राचीन विरासत को दोबारा अपनाएं, ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर की तरफ हम चलते हैं। 24 नंबर कह रहा है कि 1781 में कलकत्ता में किस उद्देश्य से मदरसा खोला गया था? तो ये अरबी, फारसी और इस्लामी कानून को शिक्षा देने के लिए। बनारस में 1791 में किस प्रकार का कॉलेज स्थापित किया गया था?
तो ये किया गया था हिंदू कॉलेज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। प्राच्यवादी किसे कहा जाता है? जो एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन अध्ययन रखता हो, गहन ज्ञान रखता हो। ऑप्शन नंबर बी। मुंशी को जो शब्द है, मुंशी का शब्द का मतलब क्या होता है, मुंशी का अर्थ क्या होता है? कि जो अरबी भाषा को जानता है या जानने वाला व्यक्ति वो मुंशी कहलाता है। 28 नंबर की तरफ हम बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो वर्नाकुलर शब्द है, वर्नाकुलर शब्द का अर्थ क्या है? इसका मतलब कि जो स्थानीय भाषा में बोली जाने वाली जो भाषा थी। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में प्रमुख कौन थे? तो प्राच्यवादी में सबसे ज्यादा हमला करने वालों में आपकी ये जेम्स मील थे। ऑप्शन नंबर सी। जेम्स मील का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? उनका उद्देश्य था कि शिक्षा उपयोगी और व्यवहारिक ज्ञान देने वाली होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर के अनुसार जेम्स मील के अनुसार भारतीयों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए? उन्होंने कहा कि पश्चिमी की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताओं के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। 32 नंबर है कि थॉमस बेमिंगटन मैकाले किस दशक से सक्रिय आलोचक के रूप में उभरे थे? ये 1830 के दशक से। अगला पॉइंट है 33 नंबर। मैकाले भारत को किस रूप में देखते थे? इनको उनको असभ्य देश के रूप में देखते थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। मैकाले के अनुसार पूर्वी ज्ञान की तुलना में इंग्लैंड का गान अधिक श्रेष्ठ था। ठीक है ना। अगला पॉइंट है मैकाले ने कहा था एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत के समूचे साहित्य के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है मैकाले ने किस भाषा को सिखाने पर जोर दिया था? तो इन्होंने अंग्रेजी भाषा पर जोर दिया। मैकाले के अनुसार अंग्रेजी शिक्षा का लाभ क्या था? कि अंग्रेजी भारतीयों को अपनी परंपराओं का समझ बिल्कुल नहीं, उनका था कि भारतीयों को पश्चिमी विज्ञान और दर्शन का ज्ञान मिलना। अगला क्वेश्चन अगले पॉइंट की तरफ कि 838 नंबर कि 1835 के शिक्षा अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाना। कारण कि 1835 के अधिनियम के अनुसार किस प्रकार के संस्थानों को प्रोत्साहन नहीं दिया गया था? ये था आपका प्राच्यवादी संस्थान जैसे कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज। 40 नंबर की तरफ चलते हैं। मैकाले ने प्राच्यवादी संस्थाओं को क्या कहा था? मैकाले ने प्राच्यवादी संस्थाओं को अंधकार के मंदिर की संज्ञा दी थी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला पॉइंट की हम बात करें 41 नंबर का कि वुड का जो नीति पत्र है यानी वुड डिस्पैच है वो कब जारी किया था? तो ये जारी किए थे 1854 में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वुड के नीति पत्र को किसने जारी किया था? तो ये जारी किए थे चार्ल्स वुड। ऑप्शन नंबर बी। चार्ल्स वुड। वुड के नीति पत्र को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसको जाना जाता है वुड डिस्पैच के नाम से। ऑप्शन नंबर बी। वुड के नीति पत्र का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? इनका जो मुख्य उद्देश्य रहा है वो यूरोपीय शिक्षा को बढ़ावा देना रहा है। वुड के नीति पत्र में यूरोपीय यूरोपीय शिक्षा का एक प्रमुख लाभ किस क्षेत्र में जोड़ा गया? इसका जो प्रमुख लाभ है वो आर्थिक क्षेत्र में जोड़ा गया। वुड के नीति पत्र के अनुसार यूरोपीय शिक्षा से भारतीय का क्या समझ सकेंगे? वो व्यापार वाणिज्य के लाभ समझ सकेंगे। मैंने फिर से बोला 6 से लेकर के 12 तक आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, हिस्ट्री का नोट्स चाहिए या एमसीक्यू चाहिए, दोनों अवेलेबल है। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है 7905858205 पर। अगला पॉइंट, विश्वविद्यालय शिक्षा की जो शुरुआत है वो कब की गई थी? विश्वविद्यालय शिक्षा की शुरुआत आपको देखने को मिलता है 1857 में। 1857 में किन विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी? 3 नाम याद रखिएगा, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला पॉइंट हम बात करेंगे 49 नंबर की तरफ। 49 नंबर है कि वुड के जो नीति पत्र है उसमें शिक्षा की व्यवस्था में क्या विरोध किया गया था? इसमें आपको प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है।
50 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। वुड के नीति पत्र के बाद से स्कूली शिक्षा में क्या किया गया था? स्कूली शिक्षा में सुधार किया गया और परिवर्तन के प्रयास किए गए थे। 51 नंबर, प्रचारकों ने अपनी संस्थाएं सबसे पहले कहाँ खोली थी? तो सबसे पहले उन्होंने सेरामपुर में खोला था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला पॉइंट है, सेरामपुर किसके नियंत्रण में था? तो शेरामपुर आपके डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में था। अगला, सेरामपुर में छापखाना जो है वो कब लगाया गया था? ये लगाया गया था आपको 1800 ईस्वी में। सेरामपुर कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? सेरामपुर कॉलेज की स्थापना देखने को मिलती है 1815 में। ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर की तरफ आते हैं। विलियम एडम कौन था? ये स्कॉटलैंड से आया एक ईसाई प्रचारक था। ऑप्शन नंबर बी। विलियम एडम को कंपनी ने किस कार्य का दायित्व सौंपा था? उन्होंने देसी स्कूलों की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करने की दायित्व सौंपा था। विलियम एडम ने किन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया था? उन्होंने बंगाल और बिहार का सर्वेक्षण किया था। अगला पॉइंट है, एडम की रिपोर्ट के अनुसार बंगाल और बिहार की कितनी पाठशालाएं थी? इसमें आपको लगभग, इसमें जो पाठशालाओं की इन्होंने बात किया था, ये लगभग 1 लाख पाठशालाएं थीं। उसके बाद से इस पाठशालाओं में औसतन कितने विद्यार्थी होते थे? इसमें 20 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। 59 के बाद हम 60 नंबर की बात करेंगे। 60 है कि एडम की रिपोर्ट के अनुसार इन पाठशालाओं में कुल कितने विद्यार्थी पढ़ते थे? इन विद्यार्थियों में सॉरी इन पाठशालाओं में लगभग कुल विद्यार्थी की बात करें तो इसमें लगभग 10 लाख। ठीक है। कह रहा है कि देसी पाठशालाएं आमतौर पर किसके द्वारा चलाई जा रही थी? जो स्थानीय समुदाय थे या संपन्न लोग थे उनके द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। कई पाठशालाएं किसके द्वारा शुरू की जाती थी? कई पाठशालाएं स्वयं गुरु के द्वारा ही शुरू की जाती थी। स्थानीय जमींदार भी शुरू करते थे, लेकिन कंपनी के अफसर, शिक्षा विभाग, इन दोनों का रोल बिल्कुल नहीं था। इसका सही जवाब है स्थानीय जमींदारों के द्वारा शुरू की जाती थी। हम बात करें 63 नंबर की तरफ। एडम की रिपोर्ट के अनुसार पाठशालाओं की फीस कैसी थी? ये माता पिता की आमदनी के अनुसार थी। उस समय पाठशालाओं में क्या नहीं होता था? तो ब्लैक बोर्ड, बेंच, कुर्सियां नहीं होती थी। बच्चों की पढ़ाई कहाँ होती थी? तो बच्चों की पढ़ाई मंदिर, दुकान या गुरु के घर पर रहकर होती थी। 65 के बाद 66 की बात करेंगे। एडम ने शिक्षा प्रणाली को कैसा बताया था? लचीला, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार बताया था। अगला, फसलों की कटाई के समय में क्या किया जाता था? तो वे अब पाठशालाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी जाती थी। जिससे क्या होता था कि जो बच्चे होते थे, जो अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर के वे खेतों में काम कराते थे। कटाई के बाद से क्या होता था? पुनः पाठशालाएं दोबारा शुरू की जाती थी। ठीक है ना? नई पाठशालाएं नहीं, उसी पाठशालाओं को दोबारा शुरू किया जाता था। 69 नंबर की हम बात करें, इस प्रणाली का जो परिणाम है वो परिणाम क्या था? कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी इसमें पढ़ाई कर सकते थे। कंपनी ने 1854 के बाद से किस क्षेत्र में सुधार लाने का प्रयास किया था? उन्होंने देसी शिक्षा में व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया। अगला पॉइंट, कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं को सुधारने के लिए सबसे पहले क्या किया? उन्होंने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रखा, या नए विद्यालय खोले, या शिक्षकों को लंदन भेजा? बिल्कुल नहीं, या विश्वविद्यालय की स्थापना किया। देखिए, स्थानीय पाठशालाओं की जहां तक की बात करना है, तो उसमें उन्होंने पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख करके और लोगों को पढ़ाने के काम को सौंपा था। एक पंडित को कितने स्कूलों की देखरेख का कार्य का सौंपा गया था? इसमें लगभग एक पंडित को लगभग 1 से 2 विद्यालय दिए गए थे। ठीक है ना? नहीं, 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 इसमें 4 विद्यालय दिए गए थे। लगभग आप आ जाएँगे 4 से 5 विद्यालय देखने को मिलते हैं। पंडितों का जो मुख्य कार्य था वो क्या था? वो पाठशालाओं का दौरा करना और अध्यापन को सुधारना था। ऑप्शन नंबर बी। गुरुओं को क्या निर्देश दिया गया था? उनको निर्देश दिया गया था कि अपनी भाषा में शिक्षण करें, या समय-समय पर रिपोर्ट भेजें और नियमित कक्षाएं लें। बिल्कुल बात सत्य है। इसी बात का जिक्र किया गया था। आप समय-समय पर रिपोर्ट भेजेंगे और आप नियमित रूप से कक्षाओं को लेंगे।
नई व्यवस्था में विद्यार्थियों की प्रगति कैसे मापी जाने लगी थी? इनकी जो प्रगति है वो मासिक परीक्षाएं होती थी, उससे विद्यार्थियों की क्षमता को मापा जाता था। उनकी प्रगति कितनी हुई उसको मापा जाता था। कौन सी पाठशालाएं सरकारी अनुदान को प्राप्त करने लगी थी जो नई व्यवस्था के नियमों को मानती थी? बिल्कुल सही जवाब है, यही आंसर आपका सही है। और भी ऑप्शन आपके सामने है, जो पुराने ढंग से चलती थी बिल्कुल नहीं, जो अमीरों के लिए थी बिल्कुल नहीं, जो गांव से बाहर थी बिल्कुल नहीं, जो अंग्रेजों के मान्यताओं के अनुसार थी, जो नए नियम कानून मानते थे उनके लिए थी। जो पाठशालाएं सरकारी नियमों को नहीं मानती थी उनके साथ क्या किया गया? उनको कोई भी सरकारी सहायता नहीं दी गई। ऑप्शन नंबर बी। नई शिक्षा प्रणाली से किस वर्ग के बच्चों पर सबसे अधिक असर पड़ा था? तो नई शिक्षा जो प्रणाली आई थी, इसमें सबसे ज्यादा जो असर देखने को मिलता है वो गरीब किसानों के बच्चे को देखने को मिलती है। नई व्यवस्था में गरीब बच्चों के जो स्कूल न जाने का कारण क्या था? उन्हें खेतों में काम करना पड़ता था। ऑप्शन नंबर बी। यदि कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता था तो उसे क्या माना जाता था? उसे अनुशासनहीनता माना जाता था। अगला पॉइंट है 81 19वीं सदी की शुरुआत से भारतीय विचारक किस पर बल देने लगे थे? कि शिक्षक के व्यापक प्रसार की जरूरत पर उन्होंने बल दिया था। वहीं पे 82 की बात करेंगे हम। 82 क्वेश्चन कर रहा है कि कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत में क्या ला सकती है? तो सब पश्चिमी जो शिक्षा है वो क्या ला सकती है? तो आपका जो सही जवाब होना चाहिए वे आधुनिकीकरण ला सकती है। 83 की बात करें हम कि अरविंदो घोष ने 1908 में किस विषय पर भाषण दिया था? उन्होंने औद्योगिक विकास पर भाषण दिया था। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नहीं नहीं, अरविंदो घोष ने राष्ट्रीय शिक्षा पर बात किया था। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। माफी चाहते हैं, ऑप्शन नंबर बी ही सही जवाब होगा। ठीक है ना? अगला पॉइंट है आपका 84 की बात करेंगे। अरविंदो घोष के अनुसार जो शिक्षा का वो लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए? इनका लक्ष्य राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना होना चाहिए। अगला पॉइंट है अरविंदो घोष के अनुसार शिक्षा किस भाषा में होनी चाहिए? शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। अरविंदो घोष ने छात्रों को क्या सीखने की सलाह दी थी? उन्होंने राजनीति और युद्ध कला सीखने की सलाह दी थी। ठीक है। अगला पॉइंट हम देखेंगे 87 नंबर। कह रहा है कि अरविंदो घोष ने पश्चिमी देशों से क्या अपनाने पर बल दिया? उनके भोजन और परिधान तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थे। अगला पॉइंट, उनके जो वैज्ञानिक आविष्कार और शासन के अनुभव, इन्होंने इस बात को बोला था आप अपनाएं। महात्मा गांधी के अनुसार औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों में क्या उत्पन्न कर दिया है? भारतीयों में हीनता का बोध उत्पन्न कर दिया है, ये उनका वक्तव्य है। गांधी जी का मानना था कि औपनिवेशिक शिक्षा भारतीयों को किसके प्रति झुकाव दिलाया? पश्चिमी सभ्यता के प्रति। ऑप्शन नंबर बी। 90 नंबर है कि गांधी जी के अनुसार अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को क्या बना दिया था? तो भारतीयों को क्या बना दिया था? दास बना दिया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला पॉइंट है कि गांधी जी किस प्रकार की शिक्षा के पक्षधर थे? वे भारतीय भाषाओं में दी जाने वाली शिक्षा के पक्षधर थे। 92 नंबर है गांधी जी के अनुसार जो अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को किससे काट दिया है? उनके अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है। ऑप्शन नंबर बी। अगला पॉइंट 93 नंबर है गांधी जी ने अंग्रेजी शिक्षित भारतीयों को क्या कहा था? अपनी ही भूमि पर वे अजनबी हो गए हैं। ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी के अनुसार जो पश्चिमी शिक्षा का जो मुख्य दोष था वो क्या था? यह केवल एक मौखिक ज्ञान पर आधारित प्रकार की भाषा थी। ऑप्शन नंबर बी। 95 नंबर है गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा किससे कही जा सकती है? जो हाथ से काम करना हो, हुनर सीखना है और चीजों को समझना ही आपकी सच्ची सच्ची शिक्षा का उद्देश्य उन्होंने माना था। वहीं हम बात करें 96 का। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो गांधी जी का कहना था कि शिक्षा से व्यक्ति का क्या विकसित होना चाहिए, क्या विकास होना चाहिए उनका? उनका संपत्ति पद नहीं, शरीर नहीं, ज्ञान और गणना कौशल नहीं, दिमाग और आत्मा। क्या होना चाहिए? दिमाग और आत्मा का विकास होना चाहिए। 97 नंबर है गांधी जी ने विद्यार्थियों से क्या आह्वान किया था?
उन्होंने आह्वान किया कि जो शिक्षा संस्थानों को दे रहे हैं या अंग्रेजी पढ़ने के लिए विदेश बिल्कुल नहीं, इसका आह्वान नहीं किया था। अधिकारियों से मिले भी नहीं, ये भी नहीं। उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें। ऑप्शन नंबर बी, ये सही जवाब है। क्योंकि वो अंग्रेज से संबंधित थे, अंग्रेज अपनी भाषा में उनकी बात को समझाते थे। शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ये शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई। शांति निकेतन की जो स्थापना है वो कब की गई है? शांति निकेतन की स्थापना आपको 1901 में देखने को मिलती है। टैगोर को अपने बचपन में स्कूल कैसा लगता था? उनको दमनकारी और जेल जैसा लगता था। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी, टैगोर ने स्कूल खोलने का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या बताया था? उनका जो उद्देश्य था उन्होंने बताया कि बच्चों को रचनाशील और स्वतंत्र बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। 102 शांति निकेतन कहाँ स्थित है? ये कैलकाता से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। टैगोर के अनुसार सृजनात्मक शिक्षा को कहाँ प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो इनको प्रोत्साहित किया जा सकता है प्राकृतिक परिवेश में। ऑप्शन नंबर बी। 104 नंबर की तरफ चलते हैं। 104 नंबर है, शांति निकेतन का नाम रखने का कारण क्या था? शांति निकेतन का नाम रखने का कारण यही था कि यहाँ का जो वातावरण है वो निर्मल शांति से भरा था। अगला पॉइंट है, टैगोर और गांधी में समानता किस विषय पर थी? शिक्षा के उद्देश्य से। किसमें? शिक्षा के उद्देश्य पर इनकी मान्यताएं समान थी। 106 नंबर है, टैगोर और गांधी के विचारों में मुख्य अंतर क्या था? देखिए, गांधी जी पश्चिमी तकनीकी के विरोध थे बिल्कुल, और टैगोर चाहते थे कि पश्चिमी शिक्षा को अपना करके ये संतुलन बनाए रखना चाहते थे। तो 106 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 107 है, शांति निकेतन में किन विषयों पर विशेष जोर दिया गया था? इसमें कला, संगीत, नृत्य और विज्ञान पर जोर दिया गया था। यदि आपको सच में मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कर दें। उसके बाद यदि आपको पीडीएफ चाहिए 6 से 12 तक की, आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा, आपको नंबर मिल जाएगा 6 टू 12th एमसीक्यू, जिसमें से 9000 प्लस आपके एमसीक्यू मिलेंगे।